अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे। तो आज की सुबह मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम सब की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। कहीं ना कहीं हम इसका सामना भी हमें करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ नाकामी के हवाले से। वो लफ्ज़ जो सुनने में भी कड़वा लगता है, अगर गौर करें तो ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की एक सीढ़ी भी बन सकता है। माना कि जो नाकामी का सामना करना आसान नहीं है, पर ये याद रखें कि नाकामी दुनिया के हर कामयाब इंसान के सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा होती है। जैसे थॉमस एडिसन, जिन्हें बल्ब बनाने में हज़ारों बार नाकामी हुई, पर वो कहा करते थे कि मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो हज़ार ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं कर सकते थे। ऐसे ही जेके रोलिंग को अपनी किताब हैरी पॉटर छापने के लिए 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था, लेकिन आज वो दुनिया की मशहूर तरीन मुसन्निफ़ीन में से एक मुसन्निफ़ा हैं। और ऐसी और भी बहुत सी मिसालें जिनसे यही साबित होता है कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी हो सकती है। बस चलते रहिए और हिम्मत नहीं हारनी है आपने ज़िंदगी में। ये बातें हकीकी दुनिया में करना तो मेरे ख्याल से आसान है, मगर वाकई में नाकामी को सीढ़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है तो मामला आसान हो सकता है। करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम नाकामी को बहुत बड़ा एक धचका समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जनाब ये ख़ुद को बेहतर करने का एक मौका हमें फ़राहम करती है। फिर नाकामी के बाद हमारे ऊपर अक्सर मायूसी या फिर गुस्सा हावी हो जाता है, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, आना ही है, ये इमोशन है हमारा। लेकिन ये जज्बात हमारे आरज़ी होते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ख़ुद को थोड़ा वक्त देकर संभालने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद एक नए जोश और वलवले से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नाकामी के बाद ख़ुद को मोटिवेट करते रहें। इस मुश्किल हालत को समझने के लिए नेल्सन मंडेला का एक जुमला है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहा करते थे कि मैं कभी नहीं हारता, मैं या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। तो क्या खूबसूरत ये जुमला है। तो अपनी नाकामी से आपने सीखना है और सोचें कि आपको कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। फिर अपने लिए एक अमली मंसूबा बनाएं। नाकामी के बाद सिर्फ मायूसी में वक्त ज़ाया ना करें, पहले से बेहतर और नया मंसूबा अपने लिए बनाएं। और उसके बाद अगर कामयाब होने लगे ना, तो ज़िंदगी के छोटे छोटे कामयाब लम्हों को पहचानें, उन्हें सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, चाहे वो छोटी से छोटी ही कामयाबी क्यों ना हो। आप नाकामी को कभी भी तनकीद की नज़र से मत देखें, बल्कि अपनी सोच पॉजिटिव रखें। उसमें आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्तों का बड़ा अहम किरदार होता है कि वो नाकाम होने वालों को सहारा दें, ताकि उनके ऊपर मज़ीद दबाव डालें, प्रेशर डालें। तो आज का पैगाम बस मेरा इतना सा ही है कि नाकामी इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नया आगाज़ है। हिम्मत करें और अपनी नाकामी को अपना उस्ताद बनाएं, तो कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। ज़िंदगी में ना कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, मगर एक बात हकीकत है कि जो चलता रहता है वो अपनी मंजिल पा लेता है। तो इसलिए आपने कभी रुकना नहीं है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है, तो ज़रूर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं और लिपिड प्रोफाइल के हवाले से हमने बात करनी कि ये है क्या चीज़। इसका टेस्ट हम बर वक्त इसका टेस्ट कराने से बर वक्त ना बहुत से मुमकिन अमराज हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। हमें उमूमी तौर पर ना 30 साल बाद अपने बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं ना वो लाजमी करवाने चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो फिर साल में एक बार तो ये जो सारे बॉडी टेस्ट होते हैं ना वो ज़रूरी होते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है, आज के सेगमेंट में हमने ये जानना है। और अगर आपका प्रोफाइल टेस्ट ठीक नहीं आया और बर वक्त इलाज ना किया गया, तो हाई ब्लड प्रेशर आपको मुतअद्दिद संगीन और मुमकिन तौर पर दिल के दौरे या फिर फॉलेज का भी शिकार बना सकता है। तो बर वक्त कुछ ना किया जाए तो गुर्दों की बीमारी,
जिगर के मसाइल और इवन दो के डिमेंशिया के ख़तरे का भी सामना हो सकता है, और इसके लिए स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ जाता है तो इसके बाद हमने क्या करना है और इससे पहले किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, इस पर हमने बात करनी है। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद हैं, वानिया जावेद मौजूद है। वानिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वानिया, लिपिड प्रोफाइल के हवाले से हमने बात करनी है क्या ये लिपिड प्रोफाइल? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या काम करता है, यहाँ इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो ये क्या है लिपिड प्रोफाइल? अच्छा, यूजुअली लिपिड प्रोफाइल का जब माइंड में आता है तो आता है सबसे पहले जी कोलेस्ट्रॉल का हाँ होगा, या कोई ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से कुछ मसला होगा। कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली जब भी वर्ड आपके माइंड में आता है ना, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में, तो वो एक बड़ी एक डेंजरस एंटिटी समझी जाती है। कोलेस्ट्रॉल डेंजरस एंटिटी नहीं है, इट्स बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर लिवर। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इसका रोल होता है, ठीक है। हार्मोन्स की सिंथेसिस में रोल होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस में रोल होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है कोलेस्ट्रॉल का, हाई कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंस एचडीएल और एलडीएल में। अच्छा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ओके। तो अगर तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो है आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्ड है और वो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपका एलडीएल इंक्रीज होता है, दैट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर वो इंक्रीज होता है तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी आर्टरीज में प्लैक बनता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी वजह से फिर हार्ट अटैक वाले इश्यूज होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, ओबेसिटी का मसला होता है, ठीक है। इसके अलावा अदर हार्मोन रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं आपको। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो एचडीएल और एलडीएल का लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। यस, एचडीएल इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, और इसकी सोर्सेज जो हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सोर्सेज से पहले मुझे बताइए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में क्या करता है? गुड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली देखें, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अच्छा। बाइल क्या है? बाइल बेसिकली आपके डाइजेशन को के प्रोसेस को इजी करता है, ठीक है। अगर वो गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपके डाइजेशन में भी मसला होगा, ठीक है। अगर आपके एचडीएल में इशू होगा, आपके विटामिन डी की सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा, आपके हार्मोन के सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा। तो एचडीएल इसलिए नेसेसरी है, कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए आपके लिए बॉडी के लिए नेसेसरी है, वो ज़रूरी है, इवन दो कि आपकी आर्टरीज के लिए, आपकी वेन्स के लिए भी ज़रूरी है। शवानी, जैसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, अब गुड कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं कि हमने अगर वो डेली रूटीन में इंक्लूड करने हैं आपने? अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल का अभी क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जो सबसे अच्छा सोर्स है वो फ़िश है, फिश है। और स्पेशली जो फैटी फिशेस होती हैं, जिसमें सैल्मन आती है या ट्यूना आती है, अच्छा, वो महंगी भी तो बड़ी होती है ना, तो है। लेकिन ये कि अगर आप वो नहीं भी यूज़ कर सकते तो आप नॉर्मल फ़िश भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप वीक में 2 से 3 दफ़ा अगर फ़िश कंज्यूम करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, ठीक है। आपको कोई सर्जरीज या मेडिकेशंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अगर बॉर्डर लाइन पे ही आपके लिपिड प्रोफाइल है इंक्रीज़ हो रही है, तो आप जो ये चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट करें जो भी मैं बताने वाली हूँ। लाइक 2 से 3 दफ़ा आप फिश कंज्यूम करें हफ्ते में। ओके, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा आपने दिन में जो है ऑलिव ऑयल लेना है, 2 से 3 टीस्पून, ठीक है। ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, और इसके अलावा कुकिंग ऑयल की अगर बात करें, आप कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स का आपने कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, अच्छा, ठीक है। नट्स एंड सीड्स में अगर हम बात करें, कद्दू के जो बीज होते हैं, पम्पकिन सीड्स, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हार्ट हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं, मेथी के दाने, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है विद इन द नॉर्मल रेंज करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें बार्ले, जिसको हम जौ कहते हैं, जौ का आटा जो है वो बहुत अच्छा है। बार्ले जूस आप पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, दलिया भी बहुत से लोग खाते हैं, जौ का दलिया। दलिया भी बहुत अच्छा है, आप किसी भी उसको फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, द थिंग इज कि उस चीज़ को आपने कंज्यूम करना है, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम सब्जियों में बात करें तो सब्जियों में जो बैंगन है, एग प्लांट जिसे कहते हैं, वो बहुत एक अच्छा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बड़ी एक अच्छी सोर्स है, क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मेंटेन करता है, बेसिकली। कंट्रोल करता जी जी, इसमें ना सॉल्युबल फाइबर होता है, अच्छा, जो बाइंड करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली वो जो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। क्या बात है। इसके अलावा हालांकि उसको हम कुछ समझते नहीं है नहीं, हाँ, हालांकि वो बहुत एक वो बैंगन नहीं इस तरह की सब्जी है, लेकिन वो बहुत अच्छी है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों में बात करें, भिंडी जो है ओकरा, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी एक फैक्टर होता है मिसलीजिन, ठीक है, ये भी बाइंड करता है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, तो ऑब्वियसली ये भी हेल्प करेगा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में। ठीक है। इसके अलावा आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स की कंजम्पशन करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना फाइबर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो उतना हेल्प करेगा कि वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बाइंड करे और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फ्रूट्स हो गया, वेजीज हो गई, आपने नट्स एंड सीड्स कंज्यूम करने हैं, 2 to 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल कोशिश करें। जैसे आप कह रही हैं कि 2 to 3 टेबलस्पून डेली आप ऑलिव ऑयल जो है या मस्टर्ड ऑयल या फिर आप कनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग मतलब जो खाना पका रहे हैं उसमें यूज़ करें, या किस तरह उसका यूज़र जो अपनी लाइफ में हम लोगों ने इंक्लूड करना है? खाना पकाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम से कम ऑयल में खाना बनाएं। ठीक है। इसके अलावा जो ऑलिव ऑयल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आप उसको सैलेड पे एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और इसके अलावा कोई भी अगर आप सैलेड ले रहे हैं, कोई भी सालन ले रहे हैं, उस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो पकाने के बजाय आप अगर उसको वैसे ही ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं सैलेड पे या कोई भी करी पे, तो वो भी एक अच्छा जो है उसके हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा एक अच्छा अल्टरनेटिव है। बल्कि हमें तो यहाँ पे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो हम तो उसका बिल्कुल ही ऑयल बंद कर देते हैं ना, घी खाना या ऑयल खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं कि आपने ऑयल की तरफ देखना भी नहीं है। अगर पकानी भी है हंडिया उनके लिए तो बिल्कुल लाइट सा ऑयल उसमें डालना है हमने। अच्छा। और आप कह रही हैं कि ऊपर डाल के खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। यही मिसकंसेप्शन है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल कुछ ऐसा नहीं है कि आपने लेना ही नहीं है, ऑयल लेना ही नहीं है। ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मल कुछ बॉडी फंक्शंस हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल से चलते हैं। अगर आप बिल्कुल ही वो जो है उसकी कंजम्पशन बंद कर देंगे तो विटामिन डी की सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा, अदर और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसमें ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा, तो और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि ये अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो इसके साथ साथ आपको क्या बीपी हाई का प्रॉब्लम भी हो सकता है? हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है ऑब्वियसली आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आएगा, आपका बीपी भी इंक्रीज हो सकता है। ये तो एक वो बीपी इंक्रीज होगा, आपकी ओबेसिटी वाली साइड पे आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो एक चीज़ के साथ दूसरे प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता राइज करते जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप रेदर देन गोइंग फॉर मेडिसिन्स और सर्जरी, आप जैसे ही वो चीज़ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आप उसको हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के थ्रू जो है कैटर करने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि अगर किडनी का टेस्ट कराया है और लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है, तो उन्हें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने वो खाना नहीं है? सबसे पहले तो आपका प्रोसेस फूड है, जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है। आपने जंक फूड नहीं खाना है। ठीक है। आप जो इस तरह की बहुत ज़्यादा जो ऑयल है, स्पेशली जो एनिमल फैट से ऑयल आता है जिसमें बनस्पति घी वगैरह आ जाता है, उसको कोशिश करें उसकी कम से कम कंजप्शन करें। अच्छा। ठीक है। एक वेजिटेबल ऑयल होते हैं, एक होते हैं घी होता है ना, एक घी होते हैं। तो कोशिश करें कि वो चीज़ें ना कंज्यूम करें। वेजिटेबल सोर्सेज से जो आपका ऑयल निकलता है दैट इज़ गुड, बट वो भी आपने मॉडरेशन में यूज़ करना है। ओके, ठीक है। और उसके अलावा सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं एक्सेप्ट मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल वाले? मीट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट इज़ गुड फॉर द हाई कोलेस्ट्रॉल पीपल, बट ऑर्गन मीट जिसमें बीफ आता है, पोर्क आता है, ठीक है, पोर्क तो खैर हमारे लिए तो नहीं, हम तो नहीं खाते। इसके अलावा बीफ और इसके अलावा लिवर, कलेजी, वो कोशिश करें जो है थोड़ा सा उसकी कंजम्पशन कम करें, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए वो थोड़ा सा एक हार्मफुल चीज़ है। अच्छा, वो नहीं खाना है। और खा सकते हैं बट दैट शुड बी इन मॉडरेशन। कि अगर उन्होंने मॉडरेशन में खानी है तो वो एक हफ्ते में कितनी दफ़ा खा सकते हैं? हफ्ते में डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, वैसे डिपेंड्स ऑन द लैब रिपोर्ट्स। ठीक है। तो हफ्ते में आप 1 से 2 दफ़ा वैसे एक नॉर्मल बंदा कंज्यूम कर सकता है अगर तो उसका बॉर्डर लाइन पे है।
अगर तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं तो ऑब्वियसली फिर कोशिश करें कि वो ना कंज्यूम करें आप। अच्छा वानिया, कहा जाता है कि जनाब अगर 30 साल के आप हो गए हैं तो उसके बाद आपने लाजमी अपने टेस्ट कराने हैं। उसमें एक लिपिड प्रोफाइल भी है कि वो भी आपने अपना लाजमी टेस्ट कराना है, या 30 साल से पहले भी अब हम करा सकते हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो हो चुकी है। एग्जैक्टली हमारी जो डाइटरी हैबिट है, स्पेशली ये जो साउथ एशियन साइड है, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें इन कंट्रीज़ में जो हार्ट इश्यूज़ की प्रिवेलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे चले गए हैं, एक्सरसाइज वाला कोई सिनेरियो है नहीं, ठीक है, और इसके अलावा सारा प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो बेहतर ये है कि ऑब्वियसली आप 30 ईयर से पहले भी करा सकते हैं। अगर तो आप करा सकते हैं तो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, आपको कराना चाहिए। और अगर कोई इशू निकलता है तो बिफोर गोइंग टू द वर्स्ट स्टेज आप कोशिश करें कि उसको हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के थ्रू जो है आप उसको किसी गलत स्टेज पे जाने से पहले आप उसको जो है वो कंट्रोल कर लें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बॉर्डर लाइन पे जाने से बेहतर है कि आप सारी चीज़ों को पहले ही मैनेज कर लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें। तो कितनी आपके वहाँ पर अगर चीज़ आती है, लिपिड प्रोफाइल का नंबर आता है, तो वो समझें कि आपका बॉर्डर लाइन है। अच्छा, जो मैंने गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात की ना, इसमें जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, HDL के नाम से होता है और एक LDL के नाम से होता है। अब HDL जो है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन 50 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जो इसी तरह बैड कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, ठीक है, ये आपका 100 mg डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये जब इंक्रीज़ करेगा 100 से ज़्यादा तो ऑब्वियसली आप वो जो है हाइपोकोलेस्ट्रीमिया में जो है वो जाएंगे, और वो फिर आप हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो पेशेंट में आप जो है वो ऑब्वियसली आपको उस तरह से फिर मेडिसिन पे भी जाना पड़ता है और ट्रीटमेंट वाली साइड पे भी जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, कि मतलब अगर HDL का आपने देखना है कि 50 से कम नहीं होना चाहिए, और जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो 100 से ऊपर नहीं आपने जाने देना। ठीक है, अगर 100 और 50 है तो वो विच इज़ नॉर्मल। यस, दैट इज़। तो फिर आप जो है नॉर्मल उसके ऊपर हैं। अच्छा, दूसरा कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर मैं देख रही हूँ कि BP का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी उनमें बहुत ज़्यादा है। तो उसकी क्या वजह आपको लगती है? अच्छा, इसकी सबसे जो मेन जड़ है वो ये है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स से जो है वो बचा लेती है। चाहे आप, ठीक है, आप प्रोसेस फूड भी ले रहे हैं ना, तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेगी कि उसको डिटॉक्सिफाई करे आपकी बॉडी को। आप हाई BP की बात करें, ऑब्वियसली स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मूव हम करते नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है हाई BP की तरफ आपको जो है लेके जाती हैं। अगर आपका BP हाई होगा तो आपको जो है ये हाइपरकोलेस्ट्रीमिया वाली साइड पे भी आप बहुत इजीली जा सकते हैं। अच्छा, तो इसका हल ये है कि ऑब्वियसली आप जो है एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप जो है ना वॉक करें या एक्सरसाइज करें, या एक फिनोमेना आता है दैट इज़ कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है। अच्छा। अर्थिंग क्या है कि आप नंगे पाँव सुबह सुबह उठ के आप जो है ग्रास पे चलें, ठीक है। वो जो बचपन में हमें वो एक सुबह की सैर जो है ना वो ऐसे पढ़ाया जाता था, तो वो चीज़ ना बहुत रिलीज करती है, आपका स्ट्रेस बहुत रिलीज करती है। हाई BP पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इसका हल है। और BP ऑब्वियसली जो है बहुत ज़्यादा है हमारे एडल्ट्स में, वही स्ट्रेस की वजह से, और फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। फूड हमारा जो है वो ऑब्वियसली प्रोसेस फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो ये सारी बीमारियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया है, लिपिड प्रोफाइल आपका ज़्यादा आ रहा है, तो इट मींस कि आप उससे लिंक्ड जितनी भी बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीज जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, ये भी उसके साथ लिंक्ड हैं, तो आप इसमें भी मुब्तला हो सकते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले लेने हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है, और फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर अपनी लाइफ में जो आपने इंक्लूड करनी है। तो हमारे साथ वानिया जावेद मौजूद थी। वानिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। लिपिड प्रोफाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे, किस तरह की डाइट इसमें हमने खानी है, उस पर बात की है हमने। यहाँ जनाब हर बच्चे को हर हक हासिल हो, अक़वाम मुत्तहिदा के इस स्लोगन के साथ बच्चों के आलमी दिन को दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है। बच्चों को तालीम, महफूज माहौल और सेहत के लिए हर मुआशरे में इक़दाम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता है। और पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद इन तीनों शोबों से महरूम है।
जो कि एक अफसोसनाक कमर भी है हमारे लिए। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो है वो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। तो लाखों बच्चे वैक्सीनेशन के अमल से भी महरूम रह जाते हैं, जो कि बाद में मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। वैक्सीनेशन का जो अमल है क्यों ज़रूरी और बच्चों को सेहतमंद माहौल कैसे फ़राहम किया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे कि कौन कौन से इक़दामात करके हम बच्चों को अच्छी सेहत दे सकते हैं जो उनकी बाकी ज़िंदगी में भी कारामद साबित हो। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खुज़ैमा स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर खुज़ैमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर खुज़ैमा, आज क्योंकि बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो जिस तरह बच्चों के हवाले से उनको महफूज माहौल फ़राहम करना, उनकी तालीम के हवाले से चीज़ों को देखना ज़रूरी है, इसी तरह उनकी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे ख्याल से बचपन से जब वो पैदा होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाता है वो अमल। तो बचपन से जब वो पैदा होते हैं तो वैक्सीनेशन का अमल भी स्टार्ट हो जाता है साथ ही में। तो बहुत से बच्चे जो है ना वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, बल्कि बच्चे नहीं करवाते, माँ बाप ही नहीं उस साइड पर जाते हैं। क्यों ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना बच्चों को? देखिए, ये पहले तो ये है कि जो भी इस डे के हिसाब से मैं सारे ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं कि जो बच्चे हैं ये आपकी आगे आने वाली नस्ल है, और अगर आप इनके लिए नहीं काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक ऐसी नस्ल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी इनफेक्टिव होगी। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाए कि भाई ये जो वैक्सीनेशन का अमल है ये जो बचपन से स्टार्ट होता है, देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस की जो बड़ी वजह है ना वो ये है कि हम अभी तक शायद उस तरह से लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं बता सके और उस तरह से अवेयरनेस ही नहीं दे सके। अच्छा। और मिसकॉन्सेप्शंस इतने ज़्यादा हैं वैक्सीनेशन को लेके कि लोग सुनी सुनाई बात में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। अब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, एक डिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, आप कह लें एक गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और वो कई जगह फॉरवर्ड हो जाती है और लोग समझते हैं कि उसमें हकीकत है और बाद में पता लगता है कि उसमें तो हकीकत ही नहीं है। और ये हम देख चुके हैं कि इसमें कि कितने ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आए हैं। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे भी और जिस तरह के इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ये वैक्सीनेशन उनके आने वाली नस्ल के लिए, उनके बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि देखें बहुत सारी ऐसी प्रिवेंटेबल यानी कि जिनसे बचा जा सके वो बीमारियाँ हैं जो कि वैक्सीनेशन के ज़रिए आप बचा सकते हैं, लेकिन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चे मतलब लूज़ कर जाते हैं। अभी भी अफसोसनाक फिगर्स ये हैं कि मेजॉरिटी बच्चे दुनिया में, स्पेशली अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम लें, अफ्रीका, पाकिस्तान या ये बरसगीर के लोग आगे, उसमें अभी भी बच्चे नमोनिया से, डायरिया से, मीजल से मतलब उनकी डेथ्स हो जाती है, पोलियो से अपाहज हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी उनकी जो माजूरी में गुजरती है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं उसकी वजह से आप एक पूरी आने वाली जनरेशन ख़राब कर रहे हैं। देखें ना, आप जब मतलब पोलियो है, आप पूरा एक फैमिली आपकी इफेक्ट होगी उससे। बिल्कुल ठीक है। और जो डेथ्स होती हैं, आपके पता है फैमिली में खुदा न खास्ता किसी की भी डेथ होती है, उसे पूरी फैमिली पे एक बहुत ट्रॉमा एक अलग होता है। हाँ जी। तो ये वो वैक्सीन हैं जो कि, और मैं तो इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि भाई ये वैक्सीन फ्री में लग रही है। एग्जैक्टली कि आपको कोई पैसे भी नहीं खर्चने पड़ रहे हैं, आपको फ्री में हर चीज लग रही है, फिर भी आप रेजिस्टेंस जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए, कर भी रही है। हाँ। इसको मोर इफेक्टिवली करना चाहिए। नहीं तो लोगों का माइंडसेट इतना बन गया हुआ है कि शायद वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, या फिर वो जो मुख्तलिफ जो इबहाम मौजूद होते हैं हमारी सोसाइटी में, खासतौर पे पोलियो की वैक्सीन के हवाले से भी बहुत से लोग जो है ना वो इन इबहामों का शिकार होते हैं। तो माइंडसेट इतना पक्का बन गया हुआ है कि लोग इस साइड पर आ ही नहीं रहे, जितना मर्जी इनको कन्विंस कर ले। देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना इसके बारे में, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज चल रही है, ये वैक्सीन कर देती है, इसका वो साइड इफेक्ट है। देखिए एक बात तो मैं बताऊँ कि आप जो भी चीज़ लेते हैं, मतलब आपको दवाई देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये नहीं है कि उनके नहीं होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं अगर आपको सर दर्द है तो आप कहेंगे जी मैं पैरासीटामोल ले लूँ, तो वो ये तो नहीं कि उसके भी तो साइड इफ़ेक्ट है। जी। लेकिन वो इतने निगलिजिबल होते हैं कि उसके फ़ायदे उससे ज़्यादा हैं। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये रिपीटेडली प्रोग्राम्स जो हैं इन पे एम्फेसाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे, NGOs लेवल पे, इस तरह के मीडिया को भी इसमें एक रोल अदा करना चाहिए। इवन सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी इस चीज़ पे बताना चाहिए कि ये डिस इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर आप किसी से पूछें वैक्सीन क्यों नहीं करा रहे, वो कहते हैं जी फलां रीज़न की वजह से। अब उनसे अगर आप अगला क्वेश्चन करें कि आपको कैसे पता लगा या आपको, तो वो कहेंगे जी मैंने फलां जगह से सुना है या फलां जगह से पढ़ा, और उसकी कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं होगा।
तो इसमें मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की मशीनरी का भी फेलियर है, जो ये रह जाते हैं। अच्छा। उनको भी बहुत ज़्यादा इस पे जोर देना चाहिए, क्योंकि देखें ना पोलियो के अब 2-3 साल बाद फिर केसेस आना शुरू हो गया, राइज होना शुरू हो गया। हाँ जी। तो इसमें ये लम्हा फिक्री है ना सिर्फ आपके मतलब आपकी पूरी कौम के लिए, बल्कि आपकी गवर्नमेंट के लिए। एग्जैक्टली कि जब हम सोचते हैं कि अब हम पोलियो फ्री हो जाएंगे, वाले होते हैं, डिक्लेयर कर दिया जाएगा हमें, तो फिर कोई ना कोई एक आधा जो है ना केस हमारे सामने आ जाता है पोलियो का। देखिए ऊपर से हालात इस तरह के मतलब कैओटिक कंडीशन होती है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ पर वैक्सीन उस तरह से जो कैंपेन है वो नहीं की जा सकती, तो वो उसकी इफेक्टिवनेस ही लूज हो जाती है। आपकी जितनी मेहनत होती है वो रायगां जा रही होती है। लेकिन एटलीस्ट जिनको एक्सेसिबिलिटी है वो तो करवाएं, उनको उससे कोऑपरेट करना चाहिए। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है तो यार आप पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से, पूछ सकते हैं। हाँ, जाके उनसे पूछें, आप उनके सवाल उनसे सवाल करें, वो आपको ज़रूर जो है वो कन्विंस करके या वो सारी चीज़ें जो बता के आपको भेजेंगे। अच्छा, अगर जिन बच्चों को बचपन में नहीं लगती है ये जो EPI प्रोग्राम का पूरी वैक्सीन का प्रोग्राम होता है, उसमें मेरे ख्याल से 12-13 बीमारियाँ हैं जिसकी वैक्सीन उसमें होती है। अगर जो बच्चे नहीं कराते हैं बचपन में, तो क्या अगर वो बड़े हो गए हैं, 5 साल से ऊपर उनकी उम्र है, 6-7 साल के, तो क्या अभी वो वैक्सीन करवा सकते हैं? देखिए बहुत कुछ तो वैक्सीन होती हैं बड़ी अर्ली लाइफ के लिए, ठीक है, लेकिन आपने जैसे बताया कि अगर बिल्कुल ही मिस हो गई हैं और कोई वैक्सीनेशन नहीं है तो वो वैक्सीन बिल्कुल कराई जा सकती है। अच्छा, उनका स्केड्यूल बनाया जा सकता है। उसमें बेस्ट ये होता है कि आप अपने करीबी जो भी आपका प्रिवेंटिव सेंटर है उसमें जाके जो भी अगर तो कोई डॉक्टर मौजूद है वहाँ पर, तो उससे आप जाके अपना पूरा बताएंगे कि जी इस वजह से मिस हो गई है। और मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना कि यार ये हमारे बेचारे गरीब लोगों की ये वैक्सीन मिस होती है। मैं अच्छी जगह क्लिनिक करता हूँ, वहाँ पर बड़े अच्छी फैमिलीज हैं। अच्छा। जिनकी वैक्सीनेशन बच्चों की नहीं है। अच्छा। और वो जी डॉक्टर साहब कोविड आ गया, उसके बाद ये हो गया, फिर फैमिली में ये चीज़ होगी, ये होगी, और बच्चा 8-8, 9-9 साल के हो गया और अनवैक्सीनेटेड है। और वो ऐसी फैमिलीज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली भी अच्छे हैं और पढ़े लिखे भी है। और बस जी क्या करें जी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी शर्म नहीं है, लेकिन अब करवा लें, अब करवा लें। मैं आपको इसी बताऊँ कि मैंने खुद अभी हालांकि केसेस कम हो गए, एक 13-14 साल के बच्चे में टेटनस को ट्रीट किया लाहौर शहर में। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ कि यार वैक्सीन जो है ना, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी ना सिर्फ आपको तकलीफ से बचाती है, बल्कि आप पे जो फाइनेंशियल एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है वो उससे भी बचाती है। और जो सबसे बड़ी बात है उससे तकलीफ होती है जब आपका बच्चा बीमार होता है तो पूरी फैमिली कर्ब का शिकार होती है। तो उस एक वैक्सीन को आप रिफ्यूज़ करते हैं तो उसके बाद रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि आजकल क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं, निमोनिया का शिकार बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, क्या उसकी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे मौजूद है और वो लगवा सकते हैं अभी इसी सीज़न में? देखें, फ्लू शॉट जैसे हम लोग आम ज़बान में बोलते हैं, निमोनिया H1N1 की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट नहीं लगा रही है। वो गवर्नमेंट नहीं लगा रही, वो आपने खुद ही प्राइवेट इदारों से लगानी है। प्राइवेट में ही लगती है क्योंकि वो आप खुद परचेज करते हैं और अपने किसी डॉक्टर से लगवाते हैं। और बाहर तो खैर ये इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है ये गवर्नमेंट ही लगवाती है। तो मेरा इससे भी यहाँ से एक पैगाम है गवर्नमेंट के लिए कि इसको भी EPI में शामिल करें। EPI में कई वैक्सीन हैं जो कि ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस A है, आनी चाहिए। फिर MR है, उसको MMR से कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें मम्प्स की नहीं है। और मम्प्स के कई दफ़ा आउटब्रेक आए बहुत ज़्यादा है। हाँ। फिर चिकन पॉक्स की नहीं है, वेरिसेला जिसको बोलते हैं। ये बड़ी ज़रूरी 1-2-3 वैक्सीन हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इस पर वर्किंग भी हो रही है और जो डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसको पुश कर रही है। लेकिन ये वैक्सीन तो मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और डिफरेंट इंस्टीट्यूट लगा रहे हैं। ठीक है। और खासतौर पे ये जो निमोनिया इन्फ्लुएंजा की है वो अभी क्योंकि सर्दी स्टार्ट होगी तो वो इफेक्टिव उसकी रहेगी, इफेक्टिवनेस उसकी 1 ईयर का उसका कवर होता है। आप सर्दियाँ आने से अक्सर पहले लगवा लेते हैं और फिर नेक्स्ट सर्दियों में लगवाते हैं, उससे आप लगवाते रहते हैं। स्पेशली वो बच्चे या वो बड़े, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं है, इसमें तमाम लोग शामिल हैं, हर एज के लोग शामिल हैं, स्पेशली 60+ या वो लोग जो कि कैंसर ट्रीटमेंट पे हैं या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, बिल्कुल लो है, या डायबिटिक है या कोई किडनी की डिजीज़ का शिकार है, तो उनको भी रिकमेंडेड है। और बच्चों में 6 महीने प्लस से लेके
10 साल तक तो हम कहते हैं कि लगवा लेनी चाहिए। अच्छा, वो लगवा लें, ये रिकमेंडेड भी है और सेफ भी है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर आप ये लगवाते जाते हैं हर साल तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जैसे हम गोलियां खाते जाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, बिला जवाज हम लोग बाकी जो है वो मेडिसिन खाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जैसे आप आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। यस, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको, मेरे ख्याल स्ट्रॉन्ग भी नहीं करेगा लेकिन वीक भी नहीं करेगा, वो आपको टेम्पररीली एक वो दे देता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म आपका जो है ना वो बना देता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब गर्मियों में आपको गर्मी लगती है तो आप नहा लेते हैं तो कुछ देर के लिए अच्छा फील करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको दोबारा फील दोबारा। इसी तरह ये ईयरली वैक्सीन है। ठीक है जी। तो आज क्योंकि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा था, बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा था, उसमें बच्चों की सेहत का ख्याल किस तरह रखना है और ख़ासतौर पर जो वैक्सीनेशन EPI प्रोग्राम होता है वो आपने ज़रूर लाजमी बच्चों को कराना होता है, उसकी अफादियत क्या है उस पर हमने बात की। डॉक्टर खुजैमा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, महंगाई हर आदमी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और हुकूमत ने हर मरहले पर आवाम से ये वादा किया और अब मुसलसल दावा भी कर रही है कि महंगाई मुसलसल कम हो रही है, लेकिन फिर भी आवाम महंगे दामों जो है अशिया खुर्दनोश ख़रीदने पर मजबूर दिखाई देते हैं। माजी में हमने देखा कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के ज़रिए गिरा फरोशी को ख़त्म करने की कोशिश बेसूद साबित हुई है और अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी फ़ाल किरदार नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और पंजाब हुकूमत ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम पैरा है और इस पर बात करेंगे कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा इस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इस पर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है, मुआवन खसूसी वज़ीर आला पंजाब हैं, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ पंजाब हैं, सलमा भट्ट साहिबा को। सलमा जी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सलमा साहिबा, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, महंगाई का जो कह ले कि प्रॉब्लम है ना इस वक्त सर फहरिस्त है, हर कोई जो है वो मुतासर हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स एंड प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ ये काम करती है महंगाई को रोकने के हवाले से, ये फ़ाल नहीं है, काम नहीं कर रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें देखिए, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो इससे कोई इनकार नहीं है कि महंगाई हमारा एक बहुत बड़ा मसला है और वज़ीर आला पंजाब जिस दिन से उन्होंने ओथ लिया, जो पहली जो अवलीन तरजीहात हैं उनकी, उनमें से एक है महंगाई पे काबू पाना। ठीक है। और इसका मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि हम जब कहते हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्या उठाए हैं, तो मैं बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगी उनका। जो आपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की भी बात की, तो वज़ीर आला ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पंजाब के अंदर 2 इदारे कायम किए गए। अच्छा। एक है जो भी आपने बात की कि प्राइस कंट्रोल और कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, जिसका मकसद ये है कि अशिया खुर्दनोश और जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाना, उनकी सप्लाई चेन को मैनेज करना, डिमांड और सप्लाई को मीट करना और उनकी प्रोडक्शन चीज़ों की बढ़ाना। इसमें पोल्ट्री भी है, इसमें दालें भी हैं, इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें फल भी हैं, इसमें गोश्त भी, आटा, चीनी, दाल, चावल, सब कुछ है। पहले ये सारा कुछ मुख्तलिफ 5-6 डिपार्टमेंट मिलकर जगह जगह पे इसको डील करे थे। अब इस सबको एक छत तले कर दिया और वो प्राइस कंट्रोल और कमोडिटीज मैनेजमेंट का इदारा कायम कर दिया और जिसके अंदर अब इसके ऊपर डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज सूबे के अंदर हमारी डिमांड क्या है और उस डिमांड के अगेंस्ट हमारी सप्लाई क्या होनी चाहिए और उस सप्लाई की तरतीब क्या होनी चाहिए। हम जो चीज़ें इंपोर्ट करने वाली हैं वो इंपोर्ट कैसे करनी है, कब करनी है, बर वक्त उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ानी। दूसरी तरफ जो पेरा अथॉरिटी का क्या लेकर आया गया, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, बेसिकली वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, जो आप लोग मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑफ द कैमरा भी बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, ऑन कैमरा भी किया जाता है कि हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो महंगाई क्यों नहीं कम करें। पहली बात तो ये थी कि महंगाई कम करना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का काम नहीं होता। ठीक है। महंगाई इस तरह नहीं कम होती कि आप दुकानदार को जाकर जुर्माने कर दो, FIR काटो, दुकानें सील कर दो, उससे महंगाई कम नहीं होती, ना हो सकी है। महंगाई कम करने के लिए हमें पीछे काम करना होगा, जो हम कर रहे हैं, जो हमारी तवज्जो है, सप्लाई मैनेज करनी होगी। दूसरी बात ये कि जो मजिस्ट्रेट जाकर करते हैं इसको मॉनिटरिंग कहते हैं। अच्छा, वो ये मॉनिटरिंग करते हैं कि जो हमने कीमत गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है
वो कीमत प्रैक्टिकली लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये उसका काम होता है। अच्छा, उसके अंदर हम देखते हैं ये है कि हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का जो अभी है निज़ाम, वो फाल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो एडहॉक पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा। ये जो जितने भी प्राइस कंट्रोल, अब देखिए लाहौर की अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, 79 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है लाहौर के अंदर, तकरीबन 55,000 दुकानें हैं, से जायद हो सकती हैं, कम नहीं है, सारी दुकानें मिला के छोटी बड़ी। अब 55,000 दुकानों को 80 लोग कैसे मॉनिटर कर सकते हैं एक दिन में, मुझे बताएं, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्यादा कर लें अब इसको, हाँ ये बात बिल्कुल बात मैन पावर ज्यादा कर लें। आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए पेरा अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया गया। अच्छा। जिसके अंदर पेरा अथॉरिटी में बिल्कुल नई रिक्रूटमेंट होगी। फिर ये जो लोग 79 लोग काम कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ और होती है, कोई रेवेन्यू से आया, कोई फूड से आया, कोई MLC से, कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आया, जो जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ और है, कोई रेवेन्यू का बंदा है जो यहाँ पे रोज के 2-3 घंटे वो दे रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हम जब भी महंगाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है, हमारे देखने वालों सुनने वालों के दिमाग में है कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का काम है कि प्राइस को कंट्रोल करना है या महंगाई को कंट्रोल करना है। तो ये आज आपने इन डिटेल में हमें बताया है कि उनका ये काम नहीं, उनका कंट्रोल नहीं करना, उनका मैनेज करना है या फिर ओवरलुक करना है उस चीज़ को। लेकिन फिर भी अगर ये जो 80% भी अगर काम कर रहे हैं हम देखें तो अगर प्राइस कंट्रोल के बारे में बात करें तो फिर वो किसने कंट्रोल करनी है जी, वो किस इदारे के अंडर आती हैं चीजें? जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल हम देखें, प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो हम एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि जो जब हम सप्लाई बढ़ा देंगे तो वैसे ही सस्टेनेबल मॉडल में चले जाएंगे। हम प्राइस को कंट्रोल करने और मैनेज करेंगे, जिसके लिए हमें डिमांड एंड सप्लाई प्राइस का तयन करती है, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। अच्छा। अब जब हम बात ये करें कि हम पीछे से डिमांड एंड सप्लाई को मीट करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली हम जब चीज़ों, अब जैसे छोटा सा आपने भी बात की, अभी खबर भी अब जैसे चलाते हैं कि जी आज जो टमाटर है, प्याज है, 6 सब्जियां महंगी हो गई, हो गया। इसमें मैं बिल्कुल बात करना चाहती हूँ। अच्छा। मैंने कल भी बात की थी, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे यहाँ जो प्याज और टमाटर का एक मसला आया है, मौसमियाती तब्दीली की ये फसल शदीद जद में आई है इस दफा। अच्छा। जो प्याज और टमाटर है वो इस वक्त लोकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा पंजाब के अंदर, ये सीजन नहीं है उसका। इस वक्त हम स्वाद से मंगवाते हैं और हम सिंध से मंगवाते हैं। सिंध का जो और स्वाद का जो टमाटर और प्याज है वो यूजुअली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आ जाता है मार्केट में। इस दफा क्या हुआ कि ज़ालाबारी हुई स्वाद में, फसल तबाह हो गई। सिंध में अर्ली बारिशें हुई, पनीरी तबाह हो गई। जो सिंध के अंदर जमींदारों ने ये किया कि उन्होंने दोबारा से उगाई फसलें। अच्छा। इन्होंने भी दोबारा उगाई, जब दोबारा उगाने से साइकिल डिले हो गई ना, कीमतें डबल नहीं हुई, साइकिल डिले हो गई। अच्छा। अब जो चीज अक्टूबर में आनी थी वो अक्टूबर में बनी नहीं, वो उसके टाइम अब आ रहा है। अब वो मिड नवंबर के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आना शुरू हुआ है। इसकी वजह से एक डिप आ गया, जिसके अंदर पंजाब खुद नहीं कर सकता। ये पंजाब के अंदर सीजन नहीं है, उगाया नहीं जा सकता। इसका जो हमने इसका जो सदेबात किया वो ये मैं बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने हाल ही में, अगर आपने देखा हो, 3 अरब रुपया मुख्तस किया प्याज और टमाटर की उगाई के लिए, किसान को दिया कि हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसका मकसद ही है कि पंजाब खुद कफील हो। पंजाब का फार्मर जो है, हम एक तो प्याज और टमाटर जैसी कमोडिटी का स्पैन लंबा करें और दूसरा इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब यहाँ पर हम आउट ऑफ सीजन भी उगाने के काबिल हो सके, ग्रीन फार्मिंग लेकर आ रहे हैं, शेड फार्मिंग लेकर आ रहे हैं, फिर उसके क्या होगा, जब सप्लाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस वक्त भी मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ आपके तवज्जुह से। अब देखिए जैसे लीमू है, कुछ चीज़ें इस तरह होता है कि उनके बारे में रूमर आ जाता है। लीमू इस वक्त 70 रुपए किलो है, चाइनीज लीमू आ रहा है। ठीक है। अब कल परसों एक खबर चली कहीं पर कि लीमू जो है लाहौर में 560 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा। अब 70 रुपए की चीज 560 रुपए किलो नहीं बिक सकती। आप मुझे कहना 100 रुपए की बिक्री, 125 की बिक्री, या डबल पे बिके तो 140 बनता। अच्छा, ये तो मैं आपकी बात मान लूंगी कि ग्राम फरोशी हो रही है, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो के पीछे इजाफी कीमत लग रही है। लेकिन देखिए 70 रुपए की चीज 560 की नहीं बिक सकती, आपको भी किसी इलाके में बिक्री नहीं होगी, नहीं बिक रही। अब होता क्या, उसके बाद क्या हुआ, मैंने चेक कराया, मैंने इसको बहुत सारी जगहों से, मल्टीपल जगहों से हम खुद चेक करवाया। उसके बाद क्या हुआ, अदरक की कीमत 480 रुपए, मैं खुद मान रही हूँ कि महंगा है लेकिन वो कोट किया गया 960 रुपए। अच्छा, फिर उसी के साथ वही खबर में, उसी खबर में लिखा हुआ था कि लहसुन 680 रुपए का, जबकि लहसुन 640 रुपए कीमत थी, जिसका मतलब है कि जो सॉरी लहसुन हमारा 680 रुपए हमने लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, आज भी लहसुन जो है वो 650 से 670 रुपए की ब्रैकेट के अंदर है। ये कौन सा लहसुन है? ये है इम्पोर्टेड लहसुन। ये है लहसुन चाइना का, ये लहसुन चाइना है। इसके साथ ही हरनाई का हाँ भी, और लोकल 430 रुपए है और 425 रुपए लहसुन देसी। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा लोकल देसी लहसुन है और जो हरनाई का लहसुन है, उसकी कीमत में और चाइना के लहसुन में 200 रुपए से ज्यादा फर्क होता है। ठीक है।
अब 200 रुपए कम कीमत होती है लोकल लेसन अच्छा, लेकिन ये तो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक हम बात कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ इलाकों में जाएं आपको मुख्तलिफ कीमतें, मुख्तलिफ उसकी जो रेट्स हैं वो मिलेंगे आपको, कहीं पर भी एक रेट नहीं मिलेगा। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, इसमें दो चीजें होती हैं। आप पूरे सूबे में जब जाएंगी ना, आपको रेट फर्क मिलेंगे। उसकी वजह क्या है, हर शहर का रेट दूसरे शहर से डिफरेंट होता है, क्योंकि जब लाहौर की मंडी से शेखुपुरे वाला, तो वो गुजरांवाले वाला जब यहाँ लेकर जाएगा, उसकी ट्रैवल कॉस्ट सारी चीजें पड़ती हैं। एक ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर जो आप कह रही हैं, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ कि ग्रां फरोशी होती है, ठीक है, और ग्रां फरोशी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता है रेट। लेकिन देखिए, मैं ये बात मैं मानने तस्लीम करने को तैयार हूँ कि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि चीज़ों की कीमत में इजाफा किया जाता है, मसनूई महंगाई की जाती है, जिसको कॉम्बैट करने के लिए हम सदे बात करें। लेकिन 70 रुपए की चीज को 560 रुपए कोट करना इज बियॉन्ड। देखिए, आप जो है ना, आप लीमू खरीदने जाएंगी ना, अगर आपको ये पता लगेगा ना 70 रुपए का लीमू आपको 560 में मिला, आप कभी नहीं लेंगे। मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं लेंगे। अब ये एक कंज्यूमर इंटेलिजेंस, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जाहिद साहब बुरा ही ना मान जाए कि खवातीन ही बोली जा रही है, मुझे जो है ना बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है जाहिद साहब? हमने तो बात कर ली है कि ये मामलात हैं सारे, महंगाई क्यों हो रही है या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का क्या काम है, वो भी आज हमें पता चल गया है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? महंगाई जिस तरह वो कह रही है कि लीमू 70 से 80 रुपए है, चले 90 रुपए भी कर ले, लेकिन वो 570 रुपए या 550 कह रहे हैं। तो आप फील्ड में जाते हैं, क्या हालात देखते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, पहले तो सलमा भट्ट साहब जो बातें कर रही हैं बड़ी खुशाइंद बातें हैं, सुन के खुशी होती है। लेकिन थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि हम इस किस्म की बातें बहुत अरसे सुन रहे हैं कि फ़लाँ अथॉरिटी बन गई है, फ़लाँ अथॉरिटी बन रही है, उससे ये हो जाएगा, उससे मतलब हेल्थ की अथॉरिटी है, एजुकेशन की भी अथॉरिटी है, आप पानी के लिए भी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। लेकिन सलमा भट्ट साहब मुझे लगता है बड़ी फाल है, कुछ ना कुछ तो करेंगी। लेकिन अवाम तक उनके असरात कैसे पहुंचते हैं ये वक्त बताता है। मतलब बाकी जो अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, अल्लाह करे कि पैरा जो बन रही है वो अपना काम बेहतर अंदाज में कर ले। बाकी ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें प्राइस कंट्रोल का जो एक ही तरीका है कि आप डिमांड एंड सप्लाई जो है उसे किसी हद तक बैलेंस कर लें। उसके लिए अगर आप, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि 75 साल बाद हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हम ये अथॉरिटी बना के इस काम को हम तवज्जो दे रहे हैं। मतलब ये एक बड़ी एक अजीब सी बात है कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है उसके लिए हम 75 साल बाद अभी सोचना शुरू हुए हैं कि हम इसको ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा। अवाम इस वक्त जो उसको ना सियासत से इस वक्त उसकी गर्ज़ है, ना किसी शख्सियत से उसकी गर्ज़ है। वो जिस वक्त सुबह 9 बजे या 10 बजे सब्ज़ी ख़रीदने जाता है बंदा या जो भी खातून, उस वक्त उसके जो जज्बात होते हैं वो उस चीज़ से बाला होते हैं कि इस वक्त हुकूमत किसकी है, इस वक्त जेल के अंदर कौन है और जेल से बाहर कौन है। वो जिस वक्त अपनी जेब देखती है या जेब देखता है और उसके बाद वो ख़रीदारी शुरू करता है। मतलब इस वक्त चिकन जो आपको मिल रहा है वो तकरीबन 500 रुपये उसकी एवरेज जो प्राइस आजकल चल रही है, 500 सवा 500 चल रही है। बाकी मैडम जो बता रही हैं कि 70 की जगह 560, वो यकीनन मिसकोट हो गया होगा, वरना आम तौर पे जो रेट्स हैं उसमें इतना फ़र्क बिल्कुल नहीं होता। अगर 70 रुपये लिखा हुआ तो 100 रुपये तक हम कह सकते हैं कि फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं कि मतलब उसी सब्जी को लेने आप पोश इलाके में चले जाएं तो वहाँ रेट कुछ और होगा उसका, बिल्कुल। उसी को ग्रीन टाउन चले जाएं तो वहाँ रेट कुछ और होगा, आपको कहीं और मिलेगा, कुछ और होगा। और एक इस जो छापे मजिस्ट्रेट मारते हैं वो तो यकीनन फेल हो चुका है सिस्टम। उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। आते हैं वैसे छापे मारते हुए भी फील्ड में, बिल्कुल वो उन्होंने कागजी कार्रवाई करनी होती है, अपनी आखिर जस्टिफिकेशन भी उन्होंने देनी होती है। 60 70 80 लोगों को जुर्माने कर लिए, किसी की गिरफ्तारी कर ली। लेकिन असल मसला ये है कि जहाँ वो जुर्माने करके जाते हैं, जहाँ दुकान बंद करके जाते हैं, वो दूसरे दिन उसी दुकानदार से आप खरीदारी करें तो कहते हैं कल मैंने 5000 जुर्माना होया तो मैं ही करा। वो आज मैंने आवाम से निकाला, 5000 भी हमसे ही निकालेगा कि हमने निकाला। तो यकीनन अगर अथॉरिटी बन रही है उसे फाल किसी सिस्टमेटिकली बना रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर हो। महंगाई कम हुई है, हम देखते हैं कम हुई है, बट आप जैसे कह रहे थे कि इसमें बाकी भी मुहर्रिकात हैं, बाकी भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस वजह से महंगाई कम हुई है? सवाए शरह सूद के मुझे बता दें कहाँ महंगाई कम हुई है। अच्छा, नहीं हुई आपको लगता है? बताएं, चले मतलब जैसे वो दालें और बाकी सारी चीजें जिनकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, वो महंगाई कम नहीं होती है? मतलब 5% अगर महंगाई हो तो मार्च की दाल 600 रुपये किलो बिक्री होती है। अच्छा, 5% अगर महंगाई हम शो कर रहे हैं
और चने की दाल आपकी 300 रुपए किलो बिक रही है। मतलब ऑयल की कीमतें भी मेरे ख्याल से पिछले दिनों बढ़ी हैं। 570 रुपए लीटर और किलो हो चुका है ये चंद रोज में। और घी, जो चीज़ें अवाम की ज़रूरत की हैं, ये स्टेट बैंक के जो दादुशुमार अपने तौर पर ठीक होंगे कि जी वो शरह सूद के लिहाज से उन्होंने उसे मेयर किया हुआ, उस लिहाज से वो उसे कर रहे हैं कि वो कम हो गई। मेरा सिर्फ सादा सवाल है, मैं किसी सियासी उससे हट के बात कर रहे हैं कि आप जिस वक्त सब्ज़ी लेने के लिए थड़े पे किसी पे दुकान पे खड़े होते हैं, उस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही होती है, दैट्स ऑल। जिस वक्त आप चिकन लेने के लिए जाते हैं, आप उसे क्या कहते हैं कि यार आधा किलो दे दो चिकन। पहले कभी आधा किलो चिकन लेते हुए लोगों ऑयल ही लेने चले जाएं, मेरे से 15 दिन भी नहीं गुजरते 1 किलो ऑयल के अंदर। जो दरमियाना तबका है वो इस वक्त आधा किलो और 1 किलो चिकन लेने पर मजबूर है। जो पहले लोग कहते थे यार 2 मुर्गियां कर दो, मतलब ये सूरत हाल है। उससे या तो उसे आप कह दें कि लोगों की आमदनी कम हो गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है और रेट्स वहीं पे हैं। हाँ जी, मतलब लोग इस वक्त तंग हैं, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। वो ठीक है, वो भी इदराक कर रहे हैं इस चीज़ का कि महंगाई से तंग हैं, लेकिन असल में जो हमें बताया जा रहा है, हमें अवाम पूछते हैं कि आप कहते हो टीवी पे बैठ गई महंगाई कम हो गई है, ये मैं 200 रुपये किलो टमाटर ले रहा हूँ, मैं 150 रुपये प्याज ले रहा हूँ, मैं उसकी सब्जी जो है, गोश्त जो है, बीफ, मटन लोगों को खाए 2300 रुपए किलो महीने हो गए हैं। जो आप से बड़ी ईद में खाया होगा लोगों ने, बस 50,000 तक जिसकी सैलरी है उससे शायद मटन और बीफ खाए, ईद का ईद रह गए। लोग अब भूल गए कि मटन और बीफ किस किस्म का होता है, और हम कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई बता दें, महंगाई कम होने की हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि 36% से 7% पे आ गई है, देखिए इसको समझने की जरूरत है। हम ये इसी जो महंगाई की शरह कम होती है ना, वो क्या होता है कि जैसे 100 रुपए की एक चीज है ना, पहले वो 40-36% के तनासुब से महंगी हो रही थी, ठीक है, अब वो 7% के तनासुब से हो रही है। बहुत से लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि 100 रुपए की चीज अगर आप कहते हैं 36% से 7% पे महंगाई आई, तो 100 रुपए की चीज 70 रुपए की क्यों नहीं हुई? सीधा सवाल लोग ये करते हैं। देखिए 100 रुपए की चीज पहले हम महंगाई कम होने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 100 रुपए की चीज पहले महीने में एक 36% के तनासुब से बढ़ रही थी, मतलब 1 महीने के बाद 100 रुपए की चीज 110 रुपए की हो जाएगी, 2 महीने बाद 120 रुपए की हो जाएगी। अब वो जो चीज 110 रुपए की होनी थी ना महीने बाद, अब वो सिर्फ 100 या 101 रुपए पे रुक जाएगी। अच्छा। अभी सिर्फ जो पहला स्टेप होता है ना किसी भी हुकूमत का और किसी भी इतनी बड़ी मैक्रो लेवल पे, वो होता है महंगाई को थामना, अच्छा। महंगाई को रोकना। देखिए आप 36% से 7% पे महंगाई लेकर आना इन 8 महीनों में मजाक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन खुद ही हो गया, और ना ही हुकूमत के पास कोई मैजिक वॉन्ड होता है कि रात को हमने मैजिक वॉन्ड चलाना है, ठीक है। दूसरी बात ये देखना चाहिए इंटेंशन है कि नहीं है, डायरेक्शन है कि नहीं है, विल है कि नहीं है। देखिए आप कैसे कह सकते हैं, आज पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स देख लें, 100 इंडेक्स 94,000 को क्रॉस कर गया। आप देखें 22% जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 15% पे आ गया। आप देखें जो 36% की महंगाई थी शरह, उसकी आज 7% आ गई है। विद नो ऑफेंस, जो आम आदमी है ना उसको ये इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं मेरे घर में जो हंडी है ना वो एक टाइम की नहीं पकती है। आम आदमी का इससे इंपैक्ट क्या है? आम आदमी का इंपैक्ट क्या है? देखिए हुआ क्या इस मुल्क में, इस मुल्क में गुज़श्ता 4-5 सालों में 15,000 रुपए वाली ग्रोसरी जो थी ना वो 45,000 पे चली गई, ठीक है। तो उसके लिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे बात लेट मी फिनिश। अब 15,000 की जब ग्रोसरी 45,000 पे जाती है ना, वो सबको फील होती है, बिल्कुल दुनिया के हर बंदे को फील होगी। अब जब 45 से 42 या 41 पे आती है, नोबडी फील्स दैट, ठीक है। ये बड़ा नेचुरल फिनोमिना है। अब जब हम कहते हैं ना महंगाई कम हुई, अब जो 45,000 रुपए का बिल बनता था ना, अब वो जब बनना था ना 48, वो 48 नहीं बन रहा, वो अब 42 बन रहा है। अच्छा। लेकिन 45 से 42 पे आते फील होते हुए थोड़ा टाइम लगता है, इसको ट्रिकल डाउन होते हुए, इसको नीचे जाते हुए कुछ वक्त लगेगा जब आम लोग मानेंगे। आज जो लोग दाल खरीदने जाते हैं, मैं खुद ग्रोसरी स्टोर्स पे गई हूँ, लोगों को ग्रोसरी करते हुए मैंने जाकर पूछा है, अब जो बंदा चने की दाल 430 रुपए की लाहौर में और 420 रुपए की ले रहा था, आज वो 335 और 340 रुपए 345 रुपए में ले रहा है, उसको क्यों नहीं फर्क महसूस हो रहा? क्यों नहीं फर्क इस बात में? आज जो माश की दाल 520 रुपए में हम ले रहे थे, आज जब हम 450 और 460 में लेते हैं, क्या फर्क नहीं है? आज जो काला चना जो है वो 340 रुपए में ले रहे हैं। भी आपको लगता है ज्यादा? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि ये कीमत ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि 1 किलो की दाल के पीछे, चने के पीछे अगर 60 रुपए 70 रुपए कीमत नीचे आई है, तो क्या ये कीमत नीचे नहीं आई? लेकिन वो कीमत बढ़ी भी तो 200 रुपए ऊपर थी ना। आपकी बात ठीक है, अब लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकती नीचे सिर्फ 50 या 60 रुपए आई है, बड़ी वो 200 कितनी देर में आई है? कितनी देर में आई है? 8 महीनों में। 8 महीनों में 70 रुपए नीचे आई ना, बड़ी कितनी देर में थी? ये बहुत ज्यादा
4-5 सालों में आप 200 रुपए जब बढ़ा लिए, जिन लोग बढ़ा गए उनको आज भी सारे जस्टिफाई करते हैं, जो लोग आकर कम कर रहे हैं उनको आप सवाल करना चाहते हैं कि बस इतना सा कम किया। देखिए मैं ये बार बार कह रही हूं, पिछले 75 सालों से हम इसी पे क्यों अटके हुए हैं कि हम लोग एक कमेटी बना देंगे, हम एक डिपार्टमेंट बना देंगे जो सिर्फ इन्फोर्समेंट करेगा, हम बाकी चीजों पे क्यों नहीं जाते हैं? जो भी गवर्नेंस आएगी ना, जो भी गवर्नेंस करेगा उसको किसी इदारे के तहत ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही किसी स्ट्रक्चर के तहत ही करनी पड़ेगी, किसी ना किसी इसके थ्रू डिपार्टमेंट के। देखें आप ये कहते हैं कि 75 सालों के बाद आपने इदारे क्यों बनाए, आप मतलब ये भी तो एक सवाल है ना कि चलो शुक्र अल्लाह का कोई आया जिसने आके ये इदारे बनाए। बिल्कुल ऐसे ठीक है, इसको एक तरफ आप देखें कि एक ऐसी हुकूमत आई है, एक ऐसी वजीर आला आई है जिसने आते ही अपने आने के पहले एक साल के अंदर प्राइस कंट्रोल के ऊपर इदारा भी बनाया है, प्राइस कंट्रोल के ऊपर अथॉरिटी भी बनाई है, और वजीर आला मरीम नवाज को ये क्रेडिट जाता है कि जिसने सूबे में ये इकदाम उठाए हैं जिसके असरात 13 करोड़ अवाम को पहुंच भी रहे हैं और आइंदा आने वाले वक्त में इससे ज्यादा पहुंचेंगे। हम तो उनको कह रहे हैं। तो देखिए मैं भी ये बात कर रही हूँ, देखिए आप अब जब ये मुझे कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई तो मैं इससे एग्री नहीं करती। महंगाई कम हुई है बट बहुत स्लोली हो रही है, ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था पहले। आपने सिर्फ एक चीज की महंगाई कम नहीं करनी, आपने पूरा मुल्क और पूरा सूबा चलाना है। बीबी ये अगर ये चाय का एक कप है ना, हाँ, ये आज से तकरीबन 2 साल पहले 20 रुपए का मिलता था, आज ये 60 रुपए का मिलता है ढाबे पे। 60 रुपए का ढाबे पे जो सड़क किनारे है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो मैं कैसे मान लूं कि महंगाई कम हुई है, मैं कैसे मान लूं महंगाई कम हुई है? मैं ये कह रही हूँ कि जब ये 60 रुपए का कप 60 रुपए से 52 रुपए पे आएगा या 51 रुपए पे आएगा, 50 रुपए पे आएगा, तो ट्रेंड क्या बता रहा है? नहीं आ रहा ना, ये बैकवर्ड जा रहा है। नहीं आ रहा। अच्छा ये आप मानते हैं कि 60 रुपए से 70 का नहीं हुआ, ये मानते हैं आप लोग? मानते हैं। तो ये कहीं खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब ये वापस जाएगा आप कह रहे हैं मुस्तहकम हो गई है जी, और किसका क्रेडिट है? अच्छा मेरी बात सुने, जिन लोगों ने महंगाई की वो भी हमारा कसूर है, हम महंगाई रोक रहे हैं ये भी हमारा क्रेडिट नहीं है, हम महंगाई कम करें ये भी हमारा क्रेडिट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग किस तरह से ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं आपने कुछ नहीं किया। नहीं, हम कह रहे हैं आपने किया है, बट द प्रॉब्लम इज कि आफ्टर 75 इयर्स भी हम लोग यही इसी पे रोना रो रहे हैं कि हम इन्फोर्समेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम ये बात ये 75 ईयर का हिसाब आपने इस मॉर्निंग शो में हमारी हुकूमत से लेना। आप 75 ईयर का हिसाब उनसे लें जो 75 ईयर रहते रहे। सबसे लेते रहते हैं हम लोग, आपसे क्योंकि आप लोग का टेन्योर ज्यादा था ना, इसलिए आपसे ले रहे हैं। आपसे इसलिए भी ले रहे हैं कि आप जिनके नुमाइंदा हैं उन्हें माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं, उनका टेन्योर ज्यादा रहा है, उन्होंने हुकूमत ज्यादा की है। गलत बात नहीं करनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं इसका जवाब देकर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। 10 साल 2008 से लेके 2018 तक हमारी हुकूमत रही, 10 साल जी। आप उस हुकूमत के सारे शुमारियात उठाकर पहले भी तो थी शुमार। देखिए आप मेरी बात सुने, ऐसे नहीं करते होते। जब आप 2 साल 2.5 साल टोटल जो हमारी मियां मोहम्मद, एक मिनट मेरी मुझे लेट मी टॉक, लेट मी रिप्लाई। आप देखिए जो मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार रहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, कोई भी दौर 2.5-3 साल से ज्यादा नहीं रहा टोटल मिला के। तो सही ना? एक मिनट मेरी, हाँ तो उसका ले लें हिसाब, क्या लेना है बताएं। सर मोटर में किसने दिए उस दौर में इस मुल्क को? मुझे बताएं। बिजली के कारखाने लाकर किसने दिए इस मुल्क को? बताएं। 12,000 मेगावाट बिजली किसने ऐड की नेशनल ग्रिड में 2013 से 18 के दरमियान? 1998 में मोटर में किसने बनाकर दिए? यहाँ पर सीपैक किसने लाकर दिया? यहाँ पर इस मुल्क के अंदर 5.8 की ग्रोथ रेट किसने दिया? इस मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज किसने दिए? इस मुल्क के बारे में कहा जाता था कि दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में इसका नाम आता था। पहली 24वें नंबर पे ग्रोइंग इकोनॉमी थी दुनिया में ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में। आपने अगर 2-2-2.5 साल के हिसाब लेने तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम देखिए किसी तरीके से आए, लॉजिकली आए, किसी फैक्ट एंड फिगर पे आए। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो पीडीएम की जिस दिन हुकूमत आई थी उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें इमरान दौर 6% ग्रोथ रेट देके कहां से -2 से आप मेरे से बात कर। देखिए इसलिए आप पूरा प्रोग्राम रखें, अगर आपने मोशत पे करना है आप मोशत पे रखें। नेक्स्ट हम इसी के ऊपर करेंगे। अब ये किसी और साइड पे जा रही है जिसको मैं वापस ट्रैक पर लेकर आना चाहूंगी। महंगाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं और एक नई कह ले के अथॉरिटी बनाई गई है जिसकी मेंबर है सलमा भट्ट साहिबा। और कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, मामला कभी निकल जाते हैं, आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वापस महंगाई कंट्रोल हो रही है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि जो अवाम जो हमें अपनी कहानी सुनाती है कि जनाब हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो ये वजह है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस चीज़ को कंट्रोल हमने करना है। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सलमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और उसके साथ साथ जाहिद आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। जाहिद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ तालीम के हवाले से हमने बात करनी है, बिकॉज़ आजकल आपको पता है स्मॉग का मसला है और स्मॉग को रोकने के हवाले से, उस पर तदारुक करने के हवाले से कुछ पंजाब हुकूमत की तरफ से अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे पहले जो फैसला लिया गया था वो था कि तालीमी इदारों को बंद करना है और जो हमारी स्टडीज़ हैं उनको ऑनलाइन पर शिफ्ट करना है। पहले भी हमने ये मैकेनिज़्म देखा, जब कोरोना आया तो तब हमारी जितनी भी मामलात थे, स्टडी थी, कारोबार था, वो वर्क फ्रॉम होम हो गया, हमारी स्टडीज़ ऑनलाइन पर शिफ्ट कर दी गई। लेकिन ये मैकेनिज़्म अभी तक हमारे यहाँ पर कह लें कि एक्सेप्ट नहीं किया गया, या उस तरह उसका फ़ायदे नहीं देखे गए जिस तरह हम अगर बाहर के ममालिक में देखें, वहाँ पे तो ये मैकेनिज़्म या ये जो कह लें कि मॉडल है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या ये सही तरीके से चल सकता है, या हम इसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गए हैं? इसमें किन किन चीज़ों को हम लोगों ने ख्याल रखना है, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए अब्दुर्रहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, ट्रेनर है, काउंसलर हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुर्रहमान, ऑनलाइन स्टडीज़ क्या लगता है आपको कि ये मॉडल हमारे यहाँ पे फिजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिकॉज आजकल मैं भी देख रही थी बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह एक्टिव या उस तरह वो नहीं होते हैं जिस तरह वो पार्ट क्लासेस में रहते हैं, वो उस तरह नहीं सीरियस होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है मुनीबा आपने, और मैं मुत्तफिक हूँ आपके इस पॉइंट के साथ। देखें, एक ट्रेडिशनल निज़ाम तालीम जो कि आपकी क्लास में पढ़ाने का निज़ाम है, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, और एक ऑनलाइन निज़ाम तालीम है। दोनों के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। अगर हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करें, जिसको हम मरकज़ी तौर पर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जो निज़ाम तालीम है उसमें यह है कि आपको जोग्राफियाई कैद नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी होते हुए अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट, आप ऑनलाइन एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, ये इसमें टाइम की कैद नहीं है। आप रात को भी बैठ के पढ़ सकते हैं, सुबह भी बैठ के पढ़ सकते हैं, वेन एवर इट इज़ फिजिबल फॉर यू। सो आप वक्त की कैद के बगैर जो है वो आसानी से अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। फिर ये फाइनेंशियली सस्ती है बनिस्बत ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की तालीम है। आप थोड़े से पैसों के अंदर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन इदारे के अंदर एनरोल हो सकते हैं और अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हैं। जबकि अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करूं, जो कि क्लासरूम लर्निंग है, मैं आपकी बात से यहाँ पर टोटली मुत्तफिक हूँ कि वो एक माहौल है, वो एक इन्वायरमेंट है, जो एक फ्लो है जिसके साथ साथ आप चल रहे हो। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपके इंस्ट्रक्टर की डायरेक्ट एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई एम्बिगिटी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से इजीली वो चीज़ वहाँ पर पूछ सकता हूँ। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जिसका मैं बहुत ज़्यादा कायल भी हूँ, और यही वो एलिमेंट है जो हम बहसीयत कौम लैक भी करते हैं, एंड दैट इज़ पर्सोना ग्रूमिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूनिवर्सिटी में हैं, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज आपको पढ़ाता है, एकेडमिक तरबियत वो आपकी करता है, लेकिन ये उसका एक 50% पोर्शन है। बाकी 50% पोर्शन ये है कि वो आपको बात करना सिखाता है, वो आपको लोगों में उठना बैठना सिखाता है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ग्रूम करता है, वो आपको खाना सिखाता है, पहनना सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज बहुत से देखने वाले ऐसे होंगे, उनको लगेगा कि नहीं, एकेडमिक एजुकेशन इज एवरीथिंग। और हमारे यहाँ, हमारे बच्चों में भी ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ क्रैमिंग करो, 95% 90% मार्क्स लो एंड दैट्स इट। आपके पास बहुत अच्छे स्कोर हैं आपके, और आपने क्रैमिंग करके मार्क्स ले लिए, लेकिन आपने केस बेस्ड स्टडी नहीं की। आप इंटरव्यू के लिए गए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आपने आपको प्रैक्टिकल दुनिया का नॉलेज नहीं है, आप एक्सपोज नहीं है उसे। आप एक इंटरव्यू के अंदर गए, आपके होंठ कब कपा रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपके हाथ कब कपा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो दैट यू विल बी द राइट सेलेक्ट फॉर दैट जॉब। कह लें कि बुकवर्म भी हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, आप प्रायोरिटी नहीं होंगे उस इंटरव्यू वाले की। राइट। सो इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका इदारा है, वो आपकी तरबियत करता है, आपको सिखाता है, आपको परवान चढ़ाता है, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। हाँ, कि स्टडी के साथ साथ आपका एक पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही होती है उसके साथ साथ। बट अगर हमारा इस वक्त जो रिवायती सिस्टम इसको कहा जाता है ना, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन स्टडीज़ क्या हमारे इस सिस्टम से मुताबिकत रखती है, आपको लगता है? इसका जवाब नहीं कि मुताबिकत नहीं रखती। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ, मैंने ये अनफॉर्चुनेट चीज़ देखी कोविड के दौरान और रिसेंटली जो स्मोक के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, मैंने देखा कि डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में, देखें अगर आप लाहौर की बात करें
तो लाहौर में बाहर तो और लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर ज़्यादा है और यहाँ पर चीज़ें डिलीवर भी बेहतर तरीके से की गई हैं। हाँ। लेकिन अगर आप लाहौर के मज़ाफ़ात की बात करें, लाहौर से बाहर के और इलाकों की बात करें, आप कोट अद्दू की बात करें, आप रहीम यार खां की बात करें, आप बहावल नगर की बात करें, इन एरियाज़ में अगर आप जाएँ, यहाँ के स्कूल्स के अंदर जाएँ, कॉलेजेस के अंदर जाएँ, यहाँ के इदारों के अंदर जाएँ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाएँ, लोगों को गूगल मीट का माइक म्यूट अनम्यूट करना नहीं आता, लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी नहीं आती, लोगों को फ़ोन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ नहीं करना आता, लोगों को ये नहीं पता जूम किस तरह से यूज़ करना। अच्छा। ठीक है, सो वहाँ पर ये है कि अगर आपके असातिज़ा ही वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते, जी। सो यहाँ पर भी देखें मुनीबा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, गाड़ी आप चला सकते हैं लेकिन उसके लिए शर्त लाइसेंस की। सो अगर आप निज़ाम तालीम शिफ्ट कर रहे हैं, एक और मॉडल ऑफ एजुकेशन अपना रहे हो, तो अपने लोगों को उसके लिए ट्रेन करो। सरकारी जितने भी टीचर्स होते हैं वो एक एग्जाम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू आते हैं। सो आप उस मॉड्यूल का हिस्सा बनाए ना ऑनलाइन लर्निंग। आप किसी भी टीचर की सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर उसकी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसकी जो क्लासरूम ग्रूमिंग कर रहे हो, उसका हिस्सा बनाएं ऑनलाइन। उसको अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हैं, आप जूम का यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट्स यूज़ करें, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल यूज़ करें, तो उसमें तमाम तर चीज़ें आप उस टीचर को सिखाएं कि ये वो टूल्स हैं, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था ना कि ऑनलाइन स्टडीज या ऑनलाइन कोई काम हो भी सकता है, कि एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। हमने तो लगता था जैसे जरा फिजिकली जाके सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे यहाँ तो गैजेट्स एक नेगेटिव टर्म कि भाई मोबाइल यूज कर रहे हैं। हमने ये चीजें बाहर तो और विटनेस की हैं कि वही पेरेंट्स जो बच्चों को फोन को हाथ नहीं लगाने देते थे और जिनके मुताबिक फोन इस कौम की जवाल का सबसे बड़ा एक जिम्मेदार करार दिया जाता है, वही लोग अपने बच्चों को मार्केट ले जाकर के फोन दिलवा रहे हैं ताकि वो वहां से चीजें। सो देखें, मोटरवे बनती है ना, सो वो आपकी फैसिलिटी है, लेकिन आप वहां पर ओवर स्पीड करके एक्सीडेंट भी कॉज कर सकते हैं। सो इट्स यू हु डिसाइड कि समथिंग इज पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव। सो ये आप हैं जो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज को बेहतर या बुरा बनाते हैं। अच्छा। सो मेरे नज़दीक हमारा जो सिस्टम है, करंट एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ट्रेनिंग का एलिमेंट है जो हम मिस करें। ये चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इवन हम ये ट्रेनिंग्स कराते हैं लोगों को। और इसी तरह हुकूमती लेवल के ऊपर जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग गवर्न कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को मैं कहना चाहूँगा आपके तवज्जुद से, वज़ीर तालीम को ये कहना चाहूँगा आपके तवज्जुद से कि जनाब अगर हमें अपनी सियासी मामलात से फुर्सत हो तो हम अपनी ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ भी ध्यान दें और देखें कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या लगता है, अब जैसे मैंने पहले बात की कि बाकी दुनिया में ये जो ऑनलाइन मॉडल है ये बहुत पहले से इसको उस पर शिफ्ट कर गए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। हमारे यहाँ पे उसकी इतना प्रेवलेंस भी नहीं है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है मेरे ख्याल से, और ना ही बच्चे उस तरह इसको सीरियस लेते हैं। तो इन फ्यूचर आपको लगता है कि हम इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे टोटली और ये हमारे लिए कोई एक बैड साइन भी हो सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हमारा मुस्तकबिल बाहर तौर रोशन है। अगर आप करंटली देखें पाकिस्तान के अंदर, तो इस वक्त इस साल जो ऑनलाइन अर्निंग्स की हैं हमारे यंगस्टर्स ने, वो रिकॉर्ड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है जो कि फ्रीलांसिंग जहाँ के अंदर प्रिवेल कर रही है। सो हमारा मुस्तकबिल तो बहुत और ताबनाक है, उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ करंटली आज के दौर में, दौरे हाजिर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें, उनको एक्सपोज करें, उनको एक्सपोजर दिलाएं कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये गैजेट्स हैं, ये टूल्स हैं, एंड हाउ टू यूज देम पॉजिटिवली। देखिए, सोशल मीडिया को आप गाली ना दीजिए। अच्छा। उसके गलत इस्तेमाल पे बात हो सकती है। गाली दी, हाँ बिल्कुल, उसके गलत इस्तेमाल पे बात। देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू आप बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स आपका पूरा का पूरा चलता ही सोशल मीडिया पे। इसी तरह जो आपकी एजुकेशन है बाहर के मुल्क ममालिक की, जैसे आपने बात की, मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा उन मुआशरों को कि वो अपने बच्चे को 16 साल की उम्र में काम करने के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो अपने बच्चे को पार्ट टाइम जॉब को वो बुरा नहीं समझते। हमारे यहाँ ये मुनाफिकत का एलिमेंट है। लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि बेटा आप काम ना करें, जबकि ये एक रिस्पेक्टफुल चीज है कि अगर वो बच्चा अपनी स्टडीज के साथ डिग्री भी ले लेते हैं तब भी वो ये गलत चीज है ना। देखिए, ये नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। तभी तो आप दुनिया से लैग कर रहे हो। आपको किसी को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए उसको मुआशरे के अंदर पनपने देना है, उसको परवान चढ़ने देना है, उसको मुआशरे से एक्सपोजर लेने देना है, और तभी जाकर वो एक पॉजिटिव एलिमेंट। देखिए, अगर मैं किसी इंडिपेंडेंट तो तब होंगे ना अब्दुर्रहमान जब वो स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। स्टडी पे फोकस ही नहीं करते। मैं बच्चों लिटरली अभी जो ये स्मॉग की छुट्टियां हुई हैं उसमें हमारे घर भी बच्चे थे, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे थे, बट कुछ नहीं है उसमें। कोई बच्चा कोई आवाज निकाल रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, सीरियस ही नहीं है कोई बच्चा।
क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है, जो आपने शुरू में बात की कि उसके बारे में आप ट्रेंड ही नहीं है। देखिए मुनीबा, जब एक देखिए मैं भी ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ, लेकिन हमारी क्लास में आपको ऐसी आवाज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने अगर 7 से 8 मिनट बात करनी है, 9th मिनट ही इज गोइंग टू नेम समवन एंड सेड के पिछले 7 मिनट की समरी दे दो। ओके, ठीक। और अगर वो समरी नहीं मिलती तो क्लास का स्कोर मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगा। अच्छा, राइट, सो यू नीड टू स्टे अटेंटिव फॉर दोज 40-45 मिनट्स। क्लास के अंदर बोलना, जोक करना और माहौल को लाइटर नोट पे लेकर चलना बुरी बात नहीं है, बट डू नॉट लूज द एसेंस। सो ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं फिर एम्फेसिस करूंगा अपने पहले पॉइंट के ऊपर कि मैंने कहा कि असातिज़ा की ट्रेनिंग की जरूरत है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक 40 बच्चों की क्लास को, 50 बच्चों की क्लास को ऑनलाइन हैंडल करना, इट्स वेरी इजी, इट्स इजी। बट पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रेंड हो, वरना ये बहुत मुश्किल है। आज के दौर में अगर आप अनट्रेन्ड तरीके से कर रहे हैं तो फिर तो ये जिस तरह आपने कहा ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये मजाक चलता रहेगा। बट इफ यू आर ट्रेन्ड, इफ यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग एंड हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, तो फिर आई थिंक इससे बेहतर कोई मॉडल हो नहीं सकता। और बाहर के लोगों की यही चीज है कि उन्होंने एक निजाम के तहत उसको चलाया, लर्निंग बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, असाइनमेंट बेस्ड। जो आज मैंने पढ़ाया, आप मुझे उसकी असाइनमेंट, उसका प्रैक्टिकल, दैट व्हाट यू गॉट फ्रॉम इट, और उसको किसी प्रैक्टिकल केस स्टडी पे, फॉर एग्जांपल मैंने आज आपको की मार्केटिंग की टेक्निक पढ़ाई है, आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस टेक्निक को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो और उसका सॉल्यूशन बिल्डअप करो। सही, अब आपको सुनना है मुझे, क्योंकि कल फिर आप वो मुझे प्रेजेंट नहीं कर पाओ। सो आप एक ऑब्लिगेशन बिल्ड करें। हम तो रटाया बच्चों को वो स्लाइड से पढ़ाते हैं और बस वही, एंड दैट्स क्रेजी, दैट मीन नथिंग, दैट्स टाइम वेस्ट। आप एग्जाम ले रहे हो, बच्चे देखें, आपके इवन आपके डिफरेंट शोज के अंदर ये बात हो चुकी है कि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के साथ बैठो, आप बड़ी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, बहुत हैं, बहुत जॉब्स हैं, हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि एक्सेस नहीं कर पा रहे, राइट रिसोर्स नहीं, हाँ, वो कहते हैं राइट रिसोर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मुझे जितनी मर्जी किताब सुना दें, लेकिन अगर आप मेरा ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो सकता। एक मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे की अगर एग्जांपल दूं कि वो अगर 4 CGPA भी ले लेता है, लेकिन वो कैमरा नहीं फेस कर पा रहा, तो दैट डजंट मीन एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड, एक बच्चा जिसका 3 CGPA, दैट इज एन एवरेज मार्क, बट ही इज वेरी गुड विद स्क्रीन, उसको पता है कि मैंने एकदम से किस तरह से अगर मैं लाइव चला गया हूं तो हाउ टू हैंडल दैट, तो वो स्किल्स होते हैं। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज, चलिए बच्चे जो देख रहे हैं उनको बता दें अब्दुल रहमान, क्योंकि लास्ट मिनट है, लास्टली पूछना चाहूंगी कि अभी तो चलिए ऑन कैंपस हो गए हैं, कैंपसेस खुल गए हैं बच्चों के, अगर दोबारा से हम ऑनलाइन पे शिफ्ट करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमसे तवज्जो नहीं होती है कि हम किस तरह वहाँ पर फोकस करें, तो डाइवर्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या उन्हें टिप्स देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम पॉलिटिकली भी अनस्टेबल हैं, एनवायरमेंटली भी अनस्टेबल है, फाइनेंशियली भी अनस्टेबल है। सो ये निज़ाम बहर तौर ऐसे चलता रहेगा। सो ये क्रस्ट एंड ट्रफ्स आते रहेंगे। इसमें जो मेरा एक मैसेज है यंगस्टर्स के लिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसमें यह है कि सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट इज इंपॉर्टेंट। आप ये डिसाइड कर लें कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। अगर आपने फ्यूचर में खुद के साथ जोक करना है तो कीप जोकिंग इन द क्लासरूम्स एज वेल, और मुस्तकबिल में भी वही मजाक होता रहता है। बट इफ यू वांट टू बी समवन, आप मुस्तकबिल में यकीनन कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को बिल्ड करें। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड योर फेलियर। एक निजाम, एक 50 बच्चों की क्लास जो है वो ऑनलाइन ही पढ़ रही है, उसमें कुछ लोग एक्सेलरेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, आप एक्सेलरेट नहीं करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किस साइड पर जाना है। तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये मॉड्यूल अच्छा है हमारे लिए कि नहीं है, तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस साइड को चूज़ करना है। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।